रहे थे चौहान राजवंश का इतिहास, जिसकी आज लास्ट क्लास होने वाली है। हम लोग पृथ्वीराज चौहान तृतीय को डिस्कस कर रहे थे, जिनका शासनकाल 1177 से शुरू होकर और 1192 ईस्वी तक चलता है, जिन्होंने एक साल के बाद में यानी कि 1178 से अपना प्रॉपर शासन करना शुरू कर दिया था। एक वर्ष का जो शासनकाल है ये उनकी माता के संरक्षण में उन्होंने बिताया। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध और पहला जो युद्ध आता है वो आता है गुड़गांव की लड़ाई। गुड़गांव जो कि हरियाणा के क्षेत्र में, दिल्ली में नहीं है। तो पहली लड़ाई कहां पर हुई थी? हरियाणा में, गुड़गांव के मैदान में, जो कि हरियाणा के क्षेत्र में आता है। उसको भी जीता, अपने गृह युद्ध में नागार्जुन को हराया। उसके बाद में अगली लड़ाई महोबा की मिलती है, फिर उसको हम तुमुल की लड़ाई भी कह देते हैं। फिर नागौर या ही छतरपुर की लड़ाई, जिसमें भीमदेव द्वितीय को पराजित किया था। और लास्ट क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में वैमनस्य क्यों था, उसके कारण क्या थे? 4 कारण लिखे थे हमने, और एक कारण उसमें यह भी था कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार संयोगिता नामक कोई लड़की है जिससे ये प्रेम करते हैं, मतलब यहां, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, संयोगिता प्रेम करती थी किससे? पृथ्वीराज से। उस बात को हमने डिस्कस किया है कि ये संयोगिता कौन है। तो ध्यान रखना, ये कन्नौज की राजकुमारी है, इनके पिताजी का नाम जयचंद्र गढ़वाल है और पृथ्वीराज चौहान की ये पत्नी है। ये प्रश्न लास्ट में अभी जो पिछले साल हाईकोर्ट का पेपर लगा था वहां पर यह प्रश्न आया था। देखो, प्रश्न कहीं पर भी आए राजस्थान जीके का, चाहे वो रीट में आए, चाहे वो किसी हाईकोर्ट या एलडीसी की परीक्षा में आए, सारे मुश्त रहेंगे। क्योंकि रीट की जो परीक्षा है ना, या मुख्य परीक्षा जो है, वो कौन आयोजित करेगा? मुख्य परीक्षा कौन आयोजित करेगा? तो अधीनस्थ बोर्ड। और ये सारे पेपर जो पटवारी के, वीडियो के और सारे जो पेपर होते हैं, एक हाईकोर्ट को छोड़ करके सब कौन लेता है? तो अधीनस्थ बोर्ड लेता है। इसलिए आप लोगों को अधीनस्थ बोर्ड की जो पिछली जितनी भी परीक्षाएं लगी है ना, उनके सारे पेपर पढ़ने चाहिए। क्योंकि लगभग यदि 40 जीके के प्रश्न आएंगे तो उनमें से 15% तो वो आएंगे जो अधीनस्थ बोर्ड ने पहले पूछ रखे हैं, जिनसे काफी हेल्प मिलती है। बाद में उनका हम एमसीक्यू भी लगा देंगे, लेकिन एक बार ये वंश पूरा हो जाए, जैसे ही चौहान वंश पूरा होगा, फिर इसके लगभग 100-200 प्रश्न हम लगा के चलेंगे, जिससे प्रैक्टिस भी बन जाएगी। तो दोस्तों, इसके जो इष्ट देवी हैं, इष्ट देव हैं, कौन है? इष्ट देव कौन है? तो शिव हैं, भगवान शिव हैं। लिंग के रूप में पूजा करते हैं, भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करते हैं, उत्तर भारत में विशेष तौर पर। गंधर्व विवाह किया था, और जानकारी का सबसे प्रमुख जो आधार है वो क्या है? पृथ्वीराज रासो। कौन है इसके राइटर? तो चंद्र बरदाई इसके राइटर हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो आगे हम अगला युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, और जो अगला युद्ध होगा दोस्तों, उसका नाम होगा आपका ये तराइन की लड़ाई। उसका नाम होगा तराइन की लड़ाई। अब जो तराइन की लड़ाई है, ये तराइन की लड़ाई कब हुई थी? तो 2 समय पे हुई थी, 1191 में और 1192 में। इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों लिख दिया। लेकिन हम ये तो जाने कि आखिर ये तराइन क्या है, तराइन को तो सीखें एक बार। तो दोस्तों ध्यान रखना, तराइन के बारे में आता है तो आप जवाब दोगे कि वर्तमान में यमुना के पास हरियाणा के क्षेत्र में एक मैदान है। और यार एक बात कंफर्म भी है, महाभारत के जमाने से लेकर के अब तक जो बड़े युद्ध लड़े गए हैं ना, वो हरियाणा में लड़े गए। आप महाभारत का युद्ध देख लीजिए, कहां पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में, यमुना के पास में कुरुक्षेत्र, वहां पर लड़ा गया। वो कितना खतरनाक युद्ध रहा होगा। उसके बाद में ये देखिए आप लोग, तराइन के 1 नहीं 2-2, और बाद में जब आगे तुमको इंडिया जी के पढ़ाई जाएगी तो पानीपत की लड़ाई, 1-1 नहीं 3-3 लड़ाइयां पानीपत की, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। ये पानीपत भी तो हरियाणा के क्षेत्र में आता है। तो बड़ी लड़ाइयों का केंद्र रहा है कौन? देखिए हरियाणा। क्यों रहा है? क्योंकि हरियाणा किसके पास था? दिल्ली के पास। और दिल्ली हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है। कब से रहा है? तो महाभारत से ही शुरू हो गया था इसका तो कहानी। आपको पता हो तो इंद्रप्रस्थ करके एक छोटा सा स्थान हुआ करता था, जो
पांडवों को मिला था। पांडवों ने इसको अच्छे से बसाया और एक नगर का रूप दे दिया। और भगवान इंद्र ने एक आशीर्वाद दिया था कि जब तक ये दिल्ली शहर रहेगा, भारत की सत्ता का केंद्र बिंदु रहेगा, राजनीति का केंद्र बिंदु रहेगा। तो दोस्तों खैर चलो वो एक कहानियां हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आज जो दिल्ली है भारत की क्या है, देखिए राजनीति का केंद्र है, राजधानी है। चलो खैर उसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। यहां पर तराइन के बारे में आप समझ लीजिए कि ये बातें आती हैं। इसके बाद अगला आता है तराई। अब यह आता है तराई का मैदान। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तराई का मैदान, ये तराई का मैदान कौन सा है, तो आप ध्यान दो, जैसे ये तो है हिमालय पर्वत। वैसे हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, बहुत सारे पर्वत मिलकर के एक समूह बना लेते हैं। तो हिमालय एक पर्वत नहीं है बल्कि पर्वतों का समूह है। लेकिन जो सबसे लास्ट में हिमालय है, सबसे लास्ट में हिमालय है, उसको अपन कहते हैं शिवालिक हिमालय। ये ध्यान रखना, 4 हिमालय हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के यहां पर इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो पर्वत के पास में है, 10 या 20 किलोमीटर, 10 या 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। देखो इधर इतना क्षेत्र 10 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में जो फैले हुए हैं, ये जो इलाका है बस इसे ही क्या कहा जाता है, बताओ, तराई का मैदान। अब ये हिमालय का ये वाला क्षेत्र कहां पर है, जहां तराई है, तो दोस्तों ये शुरू हो जाता है कहां से, पंजाब से ही शुरू हो जाता है। और पंजाब से लेकर के ये मुख्यतः लगभग हमारे पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल तक। वैसे थोड़ा सा आगे ही असम तक चला जाता है। इसके बीच में ध्यान रखना कौन कौन से राज्य आ गए, यहां पर उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा ध्यान रखना यहां पर कौन सा आ गया, बिहार। ये वाला जो क्षेत्र आता है बस इसी का नाम क्या है, बताओ, तराई है। तो आपने यहां जान लिया होगा कि तराई ना आए तो क्या करेंगे, हरियाणा, लेकिन यदि तराई आ जाए तो क्या करेंगे। अब देखो इनमें भी महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा आएगा, बताओ, उत्तर प्रदेश। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर उत्तराखंड भी आ सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा, देखें, उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तराइन है, नए शब्द लगेगा पीछे, और यहाँ पर केवल मिलेगा तराई। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई क्या, बना लीजिए इसको भी। हिमालय का तलहटी क्षेत्र है ना, कल ऐसे ही करके हमने कन्नौज भी पढ़ा था। तो कन्नौज कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आता है, तराई के क्षेत्र में आता है। वो गंगा नदी के किनारे था। प्रश्न तो ऐसे भी आते हैं जैसे कोई नदी दे देगा और पूछेगा इसके किनारे कौन सा शहर है। जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है,
अब तुम्हारे चलो राजस्थान जी के कई प्रमुख शहर, जैसे टोंक बताओ कौन सी नदी किनारे, तो बनास नहीं, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। कोटा पूछ ले तो चंबल, रावत बाटा जहां पर वो परमाणु ऊर्जा का लगा हुआ है संयंत्र, कौन सा आएगा बताओ, चंबल। तो प्रमुख शहर भी ऐसे हम ध्यान करेंगे। दोस्तों ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं, आगे चलते हैं। लड़ाई हम पढ़ेंगे, तराइन की लड़ाई, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आखिर ये जो तराइन की लड़ाई है उसको लड़ने वाला कौन है। तो उसका नाम है मोहम्मद गौरी। ये ध्यान रखना कौन है, तो मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गौरी कहां का है, क्या चाहता है, भारत पर आक्रमण क्यों कर रहा है ये। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसको प्रारूप बना करके सीखते हैं। ये जो इलाका है ये वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र का इलाका है। इसके अलावा यहां पर जो आप देखेंगे ये हमारे इंडिया का इलाका है, ये वाला। इसके बाद में ध्यान दीजिए आप लोग यहां पर, अच्छा ये पाकिस्तान का क्षेत्र हमारे यहीं हुआ करता था। तो इनके बीच में यहां पर है ना एक पर्वत है जो कि इधर की तरफ भारत और इधर की तरफ अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। इस पर्वत का नाम है दोस्तों हिंदू कुश पर्वत। इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। और ये तो है भारत, और ये वाला है ध्यान रखना आपका गजनी का क्षेत्र। इसको अपन गजनी का क्षेत्र कहेंगे, वर्तमान अफगानिस्तान का ये क्षेत्र है। भारत की समय राजधानी दो जगह है। एक तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो कौन सा आता है, तो दिल्ली। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिल्ली किसको दे दी गई थी, अजमेर के शासक को दे दी गई थी। यहाँ के अंतिम शासक कौन हुए थे उस समय, अनंगपाल तोमर। और यहां पर ये जो स्थान है यहां पर ये कौन सा है, तो अजमेर है। इसके अलावा चौहान राजाओं ने क्या किया, आसपास के छोटे मोटे राजाओं को हरा करके एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ये हिंदूकुश पर्वत है। और दोस्तों यहां पर ये जो पर्वत है वो एक जगह से थोड़ा सा दर्रे के रूप में है। वैसे तो ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं दर्रे, लेकिन ध्यान रखना हिंदूकुश पर्वत में एक दर्रा है, इसका नाम है खैबर का दर्रा। ये ध्यान रखना खैबर का दर्रा है। यहां कहां पर पड़ता है ये खैबर का दर्रा, तो ये वर्तमान में एक पाकिस्तान का राज्य है, खैबर पख्तूनख्वा। नाम ही ऐसे, पहले इसको कहते थे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। और महाभारत के समय पता है इसे क्या कहते थे, गांधार। वहां पर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस समय, तक्षशिला, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय। और यहीं के रहने वाले थे मामा शकुनी। मामा शकुनी की जो बहन थी, क्या नाम था उसका, गांधारी, जिसकी विवाह हुआ था किससे, धृतराष्ट्र से। एक बार वो भीष्म पिता में धृतराष्ट्र का विवाह करने के लिए यहां आए थे गांधार में, और उन्होंने यहाँ के राजा से गांधारी का हाथ मांगा था धृतराष्ट्र के लिए। तो मामा शकुनी वैसे ही थोड़ा खतरनाक था, इसने प्रश्न चिन्ह उठाया आपके वो भीष्म पिता पर कि एक अंधे के लिए भला हमारी बहन का हाथ मांग रहे हो क्या। तो उसी समय गांधारी आ गई थी कि नहीं मुझे तो वहीं विवाह करना है, और उन्होंने अंधे को चुन लिया था। और तभी से आंखों पर पट्टी बांध ली थी, आपको पता हो तो, कि क्या हुआ अंधे हुए तो, अगर वो अंधे हैं तो हम भी आज के बाद में नहीं देखेंगे, तो आंखों पर पट्टी बांध ली थी दोस्तों। तो ये वही क्षेत्र है, खैबर का दर्रा है ना। ये कहां पर पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान अब जाकर के बना है, उस समय तो पूरा हमारा भारतवर्ष हुआ करता था ना। एक दिन मैं क्लास लगा दूंगा भारत के नामों की, भारत के कौन कौन से नाम है। भारत के बहुत सारे नाम है, आदि देश कहते हैं, भरतवर्ष कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, ब्रह्मावर्त कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं,
इंडिया कहते हैं। चीनी लोग हमको अलग ही नाम से पुकारते हैं, तियानजू कहते हैं। इंडिया को क्या कहते हैं? तियानजू। हमारे देश का नाम जम्बू देश भी है, जम्बू देश। तो बहुत सारे नाम हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे कभी। लेकिन दोस्तों यहां का एक आक्रमणकारी है जो भारत पर आक्रमण करना चाहता है, इसका नाम है मोहम्मद गौरी। वैसे कई ग्रंथ तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने यहां पर कई कई आक्रमण किए थे। यूं कहते हैं कि 17 आक्रमण किए थे, कई किताबों में 15 आक्रमण मिलते हैं, कईयों में 19, कई में 21, कहीं पर 23 भी लिखा हुआ है। इतने सारे आक्रमण किए थे किसके ऊपर? देखें, पृथ्वीराज के ऊपर। लेकिन दोस्तों सभी में कौन जीत जाता था? पृथ्वीराज। इसका मतलब यही है कि ये तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन हार नहीं मानी किसने? देखे, मोहम्मद गौरी ने। करे यार जीतना तो है। वो कहते हैं ना, जिसका लक्ष्य एक तय होता है ना, तो वो उसको प्राप्त करके ही रहता है, चाहे वो कितनी भी अड़चने आए। इतने असफलता के बाद में तो इसको यूं कहते हैं कि वो अपने सामान्य भाषा में चलता है कि आना ही नहीं चाहिए था, आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी आया, और ध्यान रखना लास्ट में जीत भी गया। ये जो जीत मिलती है ना दोस्तों, ये घमंड बना देती है व्यक्ति को, लेकिन हार है ना, एक सबक सिखा देती है। तो हार से आदमी सीखता है, तो सीख सीख करके इतना मान बन जाएगा कि लास्ट में जाकर के, ध्यान रखना, किसको हरा देगा? देखिए, पृथ्वीराज को। दोस्तों बार बार आक्रमण किया, उसमें जीतता रहा पृथ्वीराज। लेकिन सुनो, एक लड़ाई हम जब पढ़ेंगे, तराइन की प्रथम लड़ाई। तो दोस्तों ये तराइन की प्रथम लड़ाई कहां पर हुई थी? इस क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में। तो इस युद्ध को ये जीत गए। कौन जीत गए? देखे, पृथ्वीराज। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने दिमाग लगाया कि यार मैं कितनी बार हारता रहूंगा, आखिर कोई ना कोई मेरे को नया रास्ता निकालना पड़ेगा। इसने सोचा कि एक काम करते हैं, मुझे राजपूतों या भारत के राजाओं की कमी का मालूम नहीं है। अगर कमी का पता लग जाए तो मैं उनको तुरंत ही आउट कर दूं, जैसे क्रिकेट में होता है। एक बॉलर को पता लग जाता है बैट्समैन का कि इसकी कमजोरी कहां है। ये बाउंसर को कमजोर खेलता है, एक स्विंग को कमजोर खेलता है, एक मतलब जैसा पता लग जाए उसी के हिसाब से बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, आउट भी हो जाता है। तो यहां पर भी तो यही था। मोहम्मद गौरी ने सोचा यार आक्रमण करने से लेना देना नहीं है, एक काम करते हैं, कोई यहां का कोई ऐसा गुप्त आदमी ढूंढते हैं जो इनकी बात बता सके कम से कम। अब ऐसा कौन मिलेगा? इनका कोई यहां पर कोई रिश्तेदार तो है नहीं, कोई मामा भतीजा, कोई ऐसा कोई बुआ हुआ हो यहां पर, ऐसा तो कोई है नहीं। तो दोस्तों सुनो, लेकिन मिलेगा भैया अगर इन्होंने ये भी लक्ष्य रखा है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए इस जगह पर। अभी मैं इसको थोड़ा ग्राफिक से समझा रहा हूं। इस जगह पर यहां है ना, यहां पर कौन है? तो दोस्तों यहां पर है कन्नौज। कैसे भूल सकते हैं कन्नौज को? याद करो, कल ही तो नई नई लड़ाई हुई थी। एक तरीके से लड़ाई क्या, वैमनस्यता हुआ था, संयोगिता वाला ये प्रसंग। तो जयचंद गैडवाल तो तैयार बैठा है यार, हमें कोई बुलाए तो सही है, हमारा कोई यूज तो ले, हम तो तैयार हैं, तुम बारात लेके आओ, हम तो नाश्ते लगाने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो ध्यान रखना, ये कौन है यहाँ का राजा? जयचंद गैडवाल। इसके पास पत्र भेजा किसने? देखे बताओ, गौरी ने। करे यार दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, ऐसा तुम्हारे ही लोग कहते थे। अच्छा, किसने कहा था दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है? किसका है ये कथन? तो दोस्तों जब मौर्य वंश तुम पढ़ते हो तो वहां पर एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हमारे भारत के, चाणक्य, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था, एक नाम कौटिल्य भी था, एक नाम द्विवर्षभ भी था, एक नाम द्विज भी था। वो तक्षशिला के आचार्य रहे, जो लेक्चरर थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। आचार्य चंद्र, आपके चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं उनको। मौर्य काल में मगध के प्रधानमंत्री तक रहे थे। और क्या इकोनॉमी जानते थे, बहुत अच्छी इकोनॉमी जानते थे। राजनीति विज्ञान तो उनके अंग अंग में थी। उन्होंने ग्रंथ की भी रचना की थी दोस्तों।
और उन ग्रंथों से हमको बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र यदि आपने नाम सुना हो तो, किताब का नाम अर्थशास्त्र जरूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल इसमें इकोनॉमी इकोनॉमी है ना, राजनीति विज्ञान के बहुत सारे श्लोक और वहीं पर एक बात लिखी गई है कि दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, मित्र। तो ये बात तो यार सत्य है। जैसे इसका ये दुश्मन है और इसका ये दुश्मन है, तो ये तय मानो कि थोड़े समय के लिए दोनों मित्र हैं और ये क्या हो जाएगा, इनका संयुक्त दुश्मन हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, इसने पत्र लिखा किससे, तो जयचंद से कि यार हेल्प करो, हमको आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प की आवश्यकता है। तो इसने कहा कि किस प्रकार की हेल्प चाहते हो, सेना चाहिए, क्या चाहिए बताओ, वही मिलेगा। तो गौरी ने कहा सेना भी खूब है, रुपया पैसा खूब है, वो कोई टेंशन नहीं है, वो हमारी समस्या है, आप केवल हमारे पास आओ और इनकी कुछ कमियां हैं वो हमको बताओ। तो दोस्तों ध्यान रखना, जयचंद्र किसके पक्ष में पहुंच जाता है, गौरी के पक्ष में। मोहम्मद गौरी जो है वो इनसे पूछता है कि इनकी कमी क्या है, आखिर इतने आक्रमण कर लिए यार, हारते नहीं, आखिर कौन से मतलब चक्की का आटा खाते हैं ये, क्या हारे ही है बताओ थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने सारी बातें पूछी तो जयचंद्र ने कहा चुटकी में हार जाएंगे, मेरे पास सेना नहीं है, जने मैं कितनी बार हरा देता, लेकिन दिल के अरमान अरमान दिल में ही रह गए, निकले नहीं, अब तुम निकलवा रहे हो तो देखो निकलेंगे भी। तो दोस्तों गौरी से कह रहा है जयचंद्र कि आक्रमण करने का टाइम बदलो यार, तुम कब करते हो करे आक्रमण करे, हम तो 10-11 बजे आक्रमण करते हैं, दिन में खूब लड़ते हैं, फिर शाम को वापस खा पी करके सो जाते हैं। कर रात को लड़के चेक किए हो कि कर लिए 1-2 बार, वो भी कर। चलो फिर अब एक काम करो, मेरे कहने से जो तुम तराइन का दूसरा युद्ध लड़ो ना, जब इसको तुम अर्ली इन द मॉर्निंग लड़ना, जल्द सुबह 4-5 बजे के आसपास। देखो ये वो टाइम है, अगर कोई मतलब उठने की कहे ना तो मतलब दुश्मन लगता है सामने वाला। शादी हो जाती है, पत्नी चाय लेकर के आती है ना सुबह 5 बजे, और वो कहते हो जी चाय पियो, जब उसे एक ही बात कहते हैं कि यू कैन गो, तेरी चाय नहीं चाहिए मुझे, तू चली जा यहाँ से। मतलब वो समय होता है, स्वर्ण काल होता है यार, उसी समय तो आते हैं सपने हैं, तो हम सपनों में पड़े रहते हैं नहीं। तो ध्यान रखना क्या हुआ, कहने का मतलब है ये अनुकूल समय यार। जयचंद्र ने कहा राजपूत हैं, इस समय क्या करते हैं, बहुत सारे कार्यों से निवृत्त होते हैं, कोई कहां चला जाता है, कोई कहां चला जाता है। इसके अलावा सुनो, कई तो पड़े ही रहते हैं रजाई में, तो ये सही टाइम है। अगर इस समय कोई आवाज भी लगाए ना कि भागो भागो, तो 2-4 तो कान और बंद कर ले, बाद में चलेंगे कि। तो करे यार ये बात मेरी तेरे बैठ गई दिमाग में, ये बात तू एकदम ठीक कह रहा है, तो ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या हुआ था, लिखवाएंगे आगे है ना, एक साथ में लिखवा दूंगा दोनों युद्धों को। पहले युद्ध को, तराइन की जो पहली लड़ाई थी ना, थोड़ा ध्यान रखना, तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की जो प्रथम लड़ाई है, ये तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1191 में। तो ये तो हम ध्यान रखना, इसको जीता किसने था, तो एक तरफ तो थे इसमें मोहम्मद गौरी वर्सेज दूसरी तरफ कौन थे, पृथ्वीराज। तो आप ध्यान रखना, इसको तो जीत गए थे पृथ्वीराज और हार कौन गए थे, मोहम्मद गौरी। आगे इनको अच्छे से लिखवा के चलेंगे, एक बार हम समझ लेते हैं। अब की बात करने अपन, जब दूसरा युद्ध चल रहा है, तो अब की बार भी कौन सी जगह युद्ध होगा बताओ। देखिए तराइन ही होगा, लेकिन तराइन है कहां, अभी तो सिखाया था मैंने, हरियाणा में है। और ये तराइन में दूसरी बार युद्ध हो रहा है, तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। तो दोस्तों ध्यान रखना, इधर से तो आ गया मोहम्मद गौरी, और ध्यान रखना यहां से चला गया तुम्हारे ये पृथ्वीराज, यहां से ये पृथ्वीराज।
अब यहां पर कुछ कूटनीति भी काम लेनी पड़ेगी गौरी को। तो गौरी ने पत्र लिखा, किसको देखे बताओ? पृथ्वीराज को। कह रहा तुम चले जाओ, नहीं तो अब की बार तुमको हरा देंगे हम। तो पृथ्वीराज ने कहा क्यों पागल बना रहा है, इतनी बार हार चुका, पेट नहीं भरा क्या तेरा अभी तक है, फिर आ गया हारने के लिए। फिर ध्यान रखना दूसरा पत्र लिखता है, कौन देखे? गौरी। किसको? पृथ्वीराज को। कह रहे महाराज हम आपका सम्मान करते हैं, वास्तव में ही तुम हमको हरा देते हो, ये बात सही है, कूटनीति है लेकिन ये। कर हम तो खुद युद्ध लड़ने नहीं आए, हमारे चाचा ने भेजा है हमको वहां से, उनके कहने से आए। अब हम एक बार पत्र लिख करके पूछ लेते हैं, अगर वो कहेंगे युद्ध लड़ने की जब, तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो हमको लगेंगे 10 दिन, 10 दिन हम युद्ध नहीं लड़े तुमसे। हम एक बार हमारा कोई आदमी दूत भेज रहे हैं कहां पर? अपने चाचा के पास, और वो इसका जवाब दे देंगे, कह देंगे भाई लौट के आ जाओ, तो हम चले जाएंगे, कह देंगे तो हमको लड़ना पड़ेगा। कूटनीति है, कोई आदमी नहीं भेजे गौरी, ये उसकी कलाकारी है। कोई आदमी नहीं भेजा। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज ने सोचा रे यार 10 दिन पहले फिर क्यों बुला लिया तुमने, हम तो हमारा और कोई काम कर लेते। पृथ्वीराज ने भी सैनिकों से कह लिया रे कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन है तुम्हारे पास, 10 दिन तक लड़ाई नहीं होगी, कर लो एंजॉय जो भी कुछ करना है। मतलब रिलैक्स हो गए, कहने का मतलब ये है। एक तो जोश होए, और यहाँ जोश नहीं है जैसे तुम्हारी कल परीक्षा हो तो एक जोश अलग ही प्रकार का, और जब यहाँ आते ही कह दे कि तुम्हारी परीक्षा कैंसल, कितना रिलैक्स होते हो। और कहा जाए कि 1 महीने बाद में होगा, 2-4 तो किताब की तरफ देखे ही नहीं, कि 3-4 दिन तक तो मुक्ति मिल गई कम से कम, फिर देखेंगे कभी दोबारा। तो रिलैक्स हो गए, मतलब ये आलसी किस्म के हो गए यहाँ पर। यही तो चाहता था, कौन देखे बताओ? गौरी, कि रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। फिर रिलैक्स हो जाएंगे क्यों, हम तो एकदम एक्टिव रहेंगे, और हमको आक्रमण कब करना है वो जयचंद्र ने बता ही दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना यहां पर है ना, जब ज्यादा ही रिलैक्स हो गए पृथ्वीराज और ये 2-3 दिन निकल गए, तो जयचंद्र ने इशारा दिया कि अब कर दो आक्रमण, और टाइमिंग और देख लो, टाइमिंग वही टाइमिंग करना है जो मैंने बताया आपको। तो मोहम्मद गौरी ने सुबह के टाइम पर लगभग 4-4:15 बजे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया भाई। अब भारतीय संस्कृति में 4 बजे उठने का प्रावधान है, लगभग उठ जाते हैं, क्योंकि पंडित लोग हैं वो मंदिरों में चले जाते हैं, ऐसे करके 4-5 बजे उठ जाते हैं। लेकिन इस समय बहुत सारे नित्य कार्य होते हैं जिनसे निवृत्त होना पड़ता है। उस समय राजपूतों के पास में कोई हथियार नहीं होते यार। हथियार तो तभी होता है जब युद्ध में जाएं, फिर सामान्य तरीके से कहीं जाएं तैयार होकर के, तो तलवार को यहां रख लिया करते थे, 2-4 तीर पीछे को, और बाण वाण। लेकिन घर में भी ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? वहां पर तो हटा के रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही हालात है। इसी समय आक्रमण किया, तो ये सैनिक जो कुछ सिक्योरिटी के रूप में लगे हुए थे वो इस मुकाबले को ज्यादा देर तक झेल नहीं सके। हालांकि इन्होंने आवाज भी लगाई कि भागो भागो आक्रमण हो गया, लेकिन कईयों ने सोचा रे पागल बना रहा है, 10 दिन की कह तो रखी है कर राजा ने, कर पृथ्वीराज कहेगा जब चलेंगे कर अपन। तो कई तो ऐसे ही रह गए, कई भग रहा है लेकिन उसके पार वो तलवार अलवार नहीं है, तो वो वैसे ही आ गया साहब लड़ने के लिए। जैसे एक विद्यार्थी के हाथ में कलम और पुस्तिका नहीं हो और वो चला जाए पढ़ने के लिए, तो बिना हथियार के, एक टीचर के पास चौक या फिर वो लिखने का कोई नहीं हो, तो वह बिना हथियार है युद्ध लड़ने के लिए आ गए, बताओ। हालांकि टीचर के पास एक हथियार और है, वाणी। कुछ जरूरी है कि पेन ही हो, अगर वाणी है तो आप वाणी से भी पढ़ा सकते हो, क्या दिक्कत है। कहानी विधि जो आप लोग जानते ही हैं, कहानी विधि से बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है, मन भी लग जाता है पढ़ाई में। और यदि सीधा ही सिद्धांत समझाओ जब, तो 10-15 दिन के बाद में बच्चे बोर हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो ध्यान रखना कहानी विधि इस्तेमाल करनी चाहिए। ध्यान रखो दोस्तों आगे क्या हुआ। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, तो इस आक्रमण को सहन नहीं कर सके, बहुत जल्दी संगठित नहीं हो सके। हालांकि युद्ध तो हुआ, ऐसा हुआ कि एक बार तो हारने के लिए विवश होना पड़ा। किसको देके बताओ? मोहम्मद गौरी को। लेकिन दोस्तों ये कोई ज्यादा संकल्पबद्ध नहीं है, एक्टिव नहीं है,
और यहाँ पर पूर्ण तरीके से सोच समझ के आक्रमण किया था। किसने बताओ? गौरी ने। इसलिए लास्ट में हुआ यही कि मोहम्मद गौरी की तो इसमें क्या हो गई? जीत, और इसमें पृथ्वीराज की क्या हो गई? देखें, हार। अब हम ये भी जानेंगे कि पृथ्वीराज की हार हुई तो कौन कौन मारे गए, राजस्थान के कौन कौन से राजाओं ने साथ दिया, वो सारी बात पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, हमने लिखना कहाँ से बंद कर दिया था, तो मैंने आपको लास्ट जो बात है वो यहाँ पर ये लिखवाई है। कौन सी? केवल तराइन की और ये तराई की। तो आगे की बात हम लिख के चलेंगे, ध्यान देना आप लोग। क्या है? तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अब तराइन की प्रथम लड़ाई। देखिए इधर, तराइन की प्रथम लड़ाई। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुई है? तो ध्यान रखना, इसको अपन ऐसे लगा के चलेंगे। एक तरफ तो कौन है बताओ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और दूसरी तरफ कौन है? वर्सेज। दूसरी तरफ कौन है? तो मोहम्मद गौरी। आप ध्यान रखना, इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज की तो इसमें क्या हो गई थी? जीत। और मोहम्मद गौरी की इसमें क्या हो गई थी? हार। इनकी भी विशेष बातें अपन करेंगे, है ना। लेकिन कुछ बातें यहां पर लिख के चलेंगे अपन। मोहम्मद गौरी यह संकल्प लेकर वापस लौटा। यह संकल्प लेकर वापस लौटा कि जब लौट कर आएंगे तो हमारी जीत होगी। ऐसा संकल्प लेके गए थे कौन? देखे, मोहम्मद गौरी। संकल्प लेने का मतलब है कि पूर्ण जिज्ञासा से अगला आक्रमण होगा, पूर्ण रणनीति से आक्रमण होगा। आगे बात करते हैं, लेकिन यहीं पर ठीक विपरीत पृथ्वीराज इस विजय से अधिक आत्मविश्वासी हो गए तथा अगले आक्रमण की तैयारी ही नहीं की। अगले आक्रमण की तैयारी नहीं की। तो ये दोनों चीज यहां नजर आ रही हैं कि इसकी जीत भले ही हो गई हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया है कि मेरी तो हो जाएगी यार गारंटी से जीत। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई पुस्तिका पढ़ी जिसको हमने 1.5 महीने 2 महीने पहले कंठस्थ कर लिया था, इतना कंठस्थ किया था कि इतना तो मास्टर को भी याद नहीं, हमको याद है, लेकिन वो घमंड हमारा चलता रहा और हमने रिवीजन उसका किया नहीं। जब 2-2.5 महीने के बाद में परीक्षा का समय आया, जब भी हमको घमंड है कि वो टॉपिक तो मेरा खतरनाक है क्योंकि इतना ही अच्छा मैंने पढ़ा था, लेकिन जब परीक्षा लगती है और जब उसी टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आप लोग ये सोचते हो कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन प्रॉपर आंसर इसका मुझे पता नहीं है। और जब परीक्षा में असफलता मिलती है, फिर वाजिब जो हम चाहते हैं जितने अंक नहीं आते, तो एक लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं कि यार आखिर कमी कहाँ रह गई, मैं पढ़ा भी खूब था। तो यही लगा कि मैंने उसका रिवीजन नहीं किया, इसलिए रिवीजन करना चाहिए। यहाँ पर इतिहास से हमको क्या मिलता है? सीखने को मिलता है कि उन्होंने क्या गलती कर दी, हमको उन गलतियों से क्या करना है? सीखना है। इतिहास हमको क्या करता है? गलतियों से सीखने को कहता है कि आपने जो
गलतियां की है उनसे सीखो, ऐतिहासिक घटनाओं से सीखो। लगाओ दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। दूसरी लड़ाई कब होगी? तो अगले ही साल, एक साल के बाद में, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला आता है तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन, तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई। दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई भी कहां पर हुई है? हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में कहां पर हुई है? तो हरियाणा में तराइन जो क्षेत्र है ना, वहीं पर हुई है। ये एक मैदानी क्षेत्र है जो यमुना के पास में। कब हुई है ये लड़ाई? तो आप ध्यान रखना, 1192 ईस्वी में, यानी कि 1 वर्ष के बाद यह आक्रमण हुआ है। यानी कि 1 वर्ष की तैयारी की है खूब जम करके किसने? मोहम्मद गौरी ने। इसका मतलब एक संकेत मिलता है कि यार अगर थोड़े समय भी ढंग से पढ़ा जाए ना, तो सफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाती है। तो एक तरफ तो यहां पर कौन रहेंगे? वही आपके पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ यहां पर हमको देखने को मिलेंगे मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज, इनके सामने कौन है? तो मोहम्मद गौरी, जो कि पहला युद्ध इनसे हार करके बैठा है, लेकिन इसको पूरा विश्वास है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा लगभग। तो अच्छे से युद्ध हुआ, और इसको ध्यान रखना, जीता किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। और इसमें हार हो गई किसकी? तो ये पृथ्वीराज की। अब कुछ विशेष बातें तराइन युद्ध की, उनको हम देख लेते हैं। विशेष बातें ध्यान दो आप, कौन कौन सी विशेष बातें, क्योंकि यहां से प्रश्न अब आता है। ये बात तो सभी को पता है कि तराइन की पहली लड़ाई किसने जीती थी, दूसरी लड़ाई किसने जीती थी। ये तो 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है। यहां से प्रश्न आएगा तो एक तरीके से यूं मानो मजाक है, क्योंकि सभी करेंगे ऐसे प्रश्नों को। नहीं करोगे तो तुम लाखों से पीछे चले जाओगे, क्योंकि इनके तो जवाब सभी देंगे ना। कठिन प्रश्न यदि आप हल कर रहे हो तो केवल कुछ हजार से आगे जा रहे हो। सरल प्रश्न को भी यदि आप सही कर रहे हो तो कुछ हजार से आगे जा रहे हो। लेकिन यहां दिक्कत है, अगर सरल प्रश्न को आप गलत कर दोगे तो आप फिर लाखों से पीछे चले जाओगे। इसलिए कठिन प्रश्न भले ही गलत हो जाए, लेकिन यार सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बगल वाला उसको ठीक करके आएगा जिसको तुम गलत करके आ रहे हो। इसलिए सरल प्रश्नों पर भी फोकस रखना चाहिए। आजकल क्या है, लोग कठिन कठिन बस कठिन ही कठिन पढ़ते हैं। क्या कठिन ही आता है क्या पूरा पेपर? 100% भी आते हैं ना, तय मानो 60% तो सरल आते हैं, 20-30% मॉडरेट आते हैं, मध्यम, 10-15 एक ऐसे आते हैं जो वास्तव में वही करेगा जो सिलेक्शन लेगा, क्योंकि वैकेंसी तो इस बहुत कम ही आती है ना। ऐसा थोड़ी सभी को नौकरी दे देंगे। कुछ विशेष होते हैं जिन्हीं को दी जाती है जो तैयारी करते हैं, नहीं डिग्री तो सभी के पास होती है। तो दोस्तों ध्यान देना, विशेष बातें कौन कौन सी। पहली बात कर लेते हैं, यहां पर पृथ्वीराज के घोड़े का नाम, पृथ्वीराज का जो घोड़ा है वो क्या था? देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ध्यान रखना, घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। नाट्यरंभा इनके घोड़े का नाम है।
अच्छा, इस बात का पता कहां से लग रहा? हमको क्या पता नाट्यरंभा घोड़ा है। तो मित्रों इसकी जानकारी हमको मिलती है कौन से ग्रंथ से? तो जानकारी देखने को मिलती है पृथ्वीराज रासो से। वहीं पर बताया गया है कि हां, इनके घोड़े का नाम क्या था बताओ? नाट्यरंभा। ये तो इनका घोड़ा था। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, विश्वासघात किसने किया था? विश्वासघात, एक तो अपन कह सकते हैं यहां पर विश्वासघात, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि राजपूतों की पोल खोलने का काम किसने किया था? जयचंद्र ने। अभी तो सीखा है हमने। तो या तो विश्वासघात कह दो, या फिर हम कह सकते हैं देशद्रोह, क्योंकि भारत देश तो पूरा एक ही है, देशद्रोह कह सकते हैं। तो ये काम किसने किया आप ध्यान रखना? जयचंद्र गहेड़वाल ने। जयचंद्र गहेड़वाल ने। जयचंद्र गहेड़वाल ने कैसे किया था तो आपको पता ही होना चाहिए, इस बात को यहां लिखेंगे। राजपूतों की कमी, यानी कि चौहान राजपूतों की कमी, राजपूतों की कमी के बारे में मोहम्मद गौरी को बताया। मोहम्मद गौरी को बताया। ये आप ध्यान रखोगे दोस्तों। यहां तक का विशेष बातें बहुत सारी, अभी केवल मैंने 2 विशेष बातें लगाई हैं यहां पर, लगाते चलो। ऐसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। ये ऐसे पढ़ भी लिया करो, क्योंकि एक बार शिक्षक भर्ती में भी ऐसा हो चुका है। हाँ, दो बातें हो गई हैं यहां तक की, बना लो एक बार। हो गया भाई यहां तक का? इसके बाद देखिए आप लोग, विशेष बातें और भी हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। विशेष बातें, विशेष बातें, 2 विशेष बात लिख ली, आगे ध्यान दो आप लोग। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है? पृथ्वीराज पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज के साथ साथ राजस्थान के शासक जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने भाग लिया, कौन कौन थे इनके अलावा जिन्होंने तराइन का ये दूसरा लड़ाई लड़ा था? हम यहां यूं भी कह सकते हैं कि पृथ्वीराज की सहायता किस किसने की थी, कौन कौन से और राजाओं ने की थी सहायता। तो उसमें राजस्थान के कुछ शासकों के नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें ध्यान दो आप लोग। इसमें सबसे पहले शासक तो हैं, सबसे पहले शासक हैं यहां पर मेवाड़ राज्य के, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ या फिर हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़, मेवाड़ या फिर चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, उनका नाम था सामंत सिंह।
ये ध्यान रखना। कौन थे? तो सामंत सिंह। सामंत सिंह साथ देने के लिए आया था, किसका देखें? तो पृथ्वीराज का। कभी प्रश्न ऐसे भी तो आ सकता है कि बताओ तराइन के दूसरे युद्ध में मेवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? तो ये ध्यान रखना, सामंत सिंह। देखो पृथ्वीराज तो भाग लेगा ही, उसकी तो लड़ाई है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं। उसके अलावा कौन कौन है? दूसरे नंबर पर ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य जाता है? तो दूसरे नंबर पर बिल्कुल अजमेर के जो पास में है वो है आमेर। कौन सा राज्य आएगा? आमेर राज्य। आमेर राज्य जो है, यहां के शासक पहले मीणा हुआ करते थे। आमेर में मीणाओं का शासन था, जोटवाड़ा में मीणाओं का शासन था, बस्सी, क्योंकि जोटवाड़ा जो है जोटा मीणा ने बसाया, बस्सी है बासी मीणा ने बसाया। दौसा जो है, दौसा, वहां पर भी मीणाओं का शासन रहा था। और दोस्तों बूंदी में भी मीणाओं का शासन रहा था। दौसा में तो बाद में बड़गुजरों का शासन आ गया था और उसके बाद में कछवार राजवंश आ गए थे, तो उसको तो हम अलग पढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान देना आप लोग, आमेर राज्य से कौन आया? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें था पंचम देव। कौन आया था? तो पंचम देव। पंचम देव कछवाह है। कौन आया था? पंचम देव कछवाह है। ये ध्यान रखना भाई, कछवाह है राजवंश जो कि कुश के वंशज भगवान राम से संबंधित सूर्य वंश से ही ताल्लुक रखते हैं। इनके बारे में हम जब चौहान वंश पूरा हो जाएगा तो फिर हम जयपुर राजघराना भी पढ़ेंगे। इसके बाद में और कौन कौन है जिन्होंने साथ दिया? तो दोस्तों ध्यान रखना, जालोर के शासक। जालोर के शासक कौन थे? जालोर के शासक, तो जालोर के शासक का नाम था समर सिंह। ध्यान रखना, जालोर के शासक समर सिंह। समर सिंह ने साथ दिया था भाई, जालोर के शासक समर सिंह ने साथ दिया था। किनका साथ दिया था? तो ये आपके पृथ्वीराज का। ये ध्यान रखना आप लोग। तीन महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से? मेवाड़ के, आमेर के और जालोर के। तो इनमें से प्रश्न आ सकता है, बताओ निम्नलिखित में से किस रियासत ने तराइन के युद्ध में भाग नहीं लिया? तो तीन तो आएंगी, इसके अलावा अगर कोई देता है तो वो नहीं आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। ये तो राजस्थान राजस्थान के लिखवाए हैं मैंने, इसके अलावा और भी हैं, तो आप लोग इसको तो लगा ही दीजिए यहां तक एक बार। ये तो अलग अलग राज्यों के शासक हैं। इसके अलावा सुनो और कौन कौन है जिन्होंने साथ दिया था, तो इसके बाद में वो बात भी करते हैं अपन। अन्य साथी, अन्य साथी कौन कौन है? तो देखिए इधर अन्य साथियों में एक तो इनके आ जाएंगे सेनापति, आप लोग ध्यान रखना। एक तो आ जाएंगे इनके सेनापति। सेनापति यहां पर कौन कौन था? तो देखो इधर सबसे पहले तो आता है यहां पर प्रताप सिंह। ध्यान रखना, इनके सेनापति का नाम था प्रताप सिंह। एक तो ये, इसके अलावा दूसरे नंबर पर हैं सोमेश्वर। इसके अलावा और भी हैं, कौन है बताओ? कई मास। हालांकि ये काफी वृद्ध हो गए थे। इसके अलावा एक और देखने को मिलते हैं हमको, भुवनैक मल्ल।
कौन? भुवनैक मल्ल ये हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ी समस्या है। क्या? तो जो प्रताप सिंह हैं और जो सोमेश्वर हैं, इन दोनों ने, ध्यान रखना, अपना पक्ष बदल लिया। अपना पक्ष बदल लिया। पक्ष बदलने का मतलब, ध्यान रखना यहां पर क्या हुआ है, प्रताप सिंह और जो सोमेश्वर है ना, इन दोनों ने फिर साथ नहीं दिया होगा किसका? देखे, पृथ्वीराज का। और इन दोनों ने पक्ष बदल लिया और साथ दिया किसका? देखें तो ये मोहम्मद गौरी का। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों ने पक्ष बदला और साथ दिया मोहम्मद गौरी का। तो इस बात को हम लोग यहां लिख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने लोभ लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया। किस किस को कर लिया था इनके पक्ष में? तो ये प्रताप सिंह और सोमेश्वर को। ये ध्यान रखना। इसके अलावा और भी बातें, और कौन आया था साथ देने के लिए? तो ध्यान दो आप लोग, दिल्ली केंद्र के राज्यपाल, दिल्ली केंद्र के राज्यपाल, या तो राज्यपाल लिख करके देगा या फिर लिख करके देगा प्रशासक गोविंद राय। एक बार इसमें गोविंद राज भी लिखा हुआ मिला था ना, तो आप ध्यान रखना, गोविंद राय ने साथ दिया। इन्होंने साथ दिया था। किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज का। तो बताओ दिल्ली केंद्र से कौन आया था साथ देने के लिए? गोविंद राय। और आपको मैंने बताई दिया, ये इनके क्या हैं? देखिए सेनापति हैं। इनको भी लगा दीजिए आप लोग। एक छोटी क्लास और बनाएंगे इसके बाद में कल, अगले, और फिर जब जाके पूरा होगा, क्योंकि अभी लगभग इसमें 30 से 40 मिनट का मैटर बच रहा है अभी। क्योंकि युद्ध तो पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद की जो बातें हैं ना अभी बहुत सारी, क्योंकि विद्वान वगैरह तो हमने पढ़े ही नहीं है अभी। ये तो कल का समय और लगेगा, फिर अपन अगला वंश शुरू करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ वंश चलाएंगे, है ना। रणथंबोर के चौहान पढ़ेंगे इसके बाद। बना लिया क्या दोस्तों? तो इसके बाद में हम अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।